अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू रिपब्लिक से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ही अहम केस था और अदालत उज़्मा की जानिब से इस केस का फैसला गुज़श्ता माह 18 मार्च को महफूज किया गया था और आज उस केस का फैसला सुना दिया गया है। ये केस जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सदारती रेफरेंस फैसले के खिलाफ जो नजरसानी दरखास्तें दायर की गई थी, उन दरखास्तों की जो समाअत होनी थी उसकी लाइव कवरेज से मुतल्लिक ये उन्होंने एक मुतफरिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, जिस पर उनकी जानिब से जाती हैसियत में दलाइल भी दिए गए और उसके बाद गुज़श्ता माह 18 मार्च को अदालत उज़्मा के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने उस दरखास्त पर फैसला महफूज किया था, जो आज अदालत की जो एक मुख्तसर समाअत हुई, एक कार्रवाई हुई, उसके दौरान जस्टिस उमरा बंदियाल की जानिब से पढ़कर सुनाया गया। ये केस क्या था, आज मुख्तसर फैसला क्या सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये अक्सरियती फैसला जो 6 के मुकाबले में 4 के तनासब से जो है वो जारी किया गया है। इसमें इख्तलाफी नोट जो देने वाले कौन से वो 4 जजेस हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है। इसके अलावा उन 4 जजेस का मौक़िफ़ क्या है लाइव कवरेज के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फैसला है, जिन 6 जजेस ने इस दरखास्त को मुस्तरद किया है, उनकी इस हवाले से क्या राय है। इस हवाले से मेरे साथ डीओ टीवी से सीनियर साफी जहांजेब अब्बासी साहब मौजूद हैं। उन्होंने इस केस को शुरू से लेकर आखिर तक कवर भी किया है। वो अदालत के अंदर होने वाली कार्रवाई के हवाले से भी तमाम मालूमात रखते हैं। उनसे जानते हैं कि ये मामला असल में था क्या। जहांजेब अब्बासी साहब, पहले तो हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बताएं कि ये मामला असल में क्या था, जो इस चीज के बारे में इल्म नहीं रखते। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त लाने का मकसद ये था कि उनका ये मौक़िफ़ था कि इस केस में जब से फैज़ाबाद धरना जजमेंट दिया गया, उसके बाद जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया तो हुकूमत की जानिब से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत और सोचे समझे एक मंसूबे के तहत उनके खिलाफ मीडिया कैंपेन चलाई गई, उनकी और उनके अहले खाना के खिलाफ, और उससे उनकी साख को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है, जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको मीडिया में उस तरह से पजीराई नहीं मिलती, बॉयकॉट किया जाता है। हाँ जी, उस तरह से मीडिया में उसको कवरेज नहीं मिलती और ना ही उनकी बात को मुकम्मल तौर के ऊपर नशर किया जाता है या अखबारात में पब्लिश किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने एक दरखास्त दी कि जो मेरा रिव्यू का केस है, यानी कि सदारती रेफरेंस पर जो फैसला दिया गया, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों से मुतल्लिक मामला FBI को भेजा गया, उसके खिलाफ जो रिव्यू फाइल किया गया, जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये मौक़िफ़ था कि उस रिव्यू की बराह रास्त कवरेज हो, यानी वो लाइव स्ट्रीमिंग हो और हर शख्स जो है वो घर बैठे इंटरनेट के जरिए उस कार्रवाई को देख सके। और जस्टिस काजी फाइज ईसा क्योंकि इस केस में खुद आर्ग्यू कर रहे हैं ताकि वो अपना मौक़िफ़ बेहतर तौर पे जो है वो सामने ला सकें, और उसकी वजह से जो उनके खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडा हुआ है उसको ज़ाइल करने में मदद मिलेगी और उनका जो इमेज है वो बेहतर होगा। ये दरखास्त लेकर जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में आए। 10 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना और फिर फैसला महफूज किया। आज मुख्तसर हुक्मनामे में जो 6 जजों ने अक्सरियती फैसला दिया है, उसमें उन्होंने ये एडमिट किया है कि आर्टिकल 19A यानी अवाम तक मालूमात की रसाई जो है वो तो बुनियादी हक है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने तस्लीम किया है, लेकिन 6 जज साहिबान ने आर्टिकल 19A को तस्लीम करके उसको ये करार दिया है कि ये अवाम तक जो मालूमात की रसाई है ये 19A के तहत बुनियादी हक है। लेकिन ये हक कैसे हमने इसका प्रोसेस क्या होगा, मोडालिटीज यानी उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसकी तफसीलात कैसे होंगी, ये फुल कोर्ट इजलास में तय होगा। यानी एक जुडिशल फोरम पे उन्होंने इस इशू को मानने से इनकार किया है और ये कहा है कि ये जो फुल कोर्ट इजलास होगा उसमें हम इसको रखेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की ये दरखास्त मुस्तरद हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे जब डिटेल रीजनिंग आएगी, जब तफसीली फैसला आएगा, तो उसमें ये देखने वाली चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को फुल कोर्ट में लेके जाती है तो फुल कोर्ट में वो आर्टिकल 19 से यानी कि मालूमात तक रसाई का जो अवामी हक है उसको किस तरह से उसका तरीक़ाकार तय करता है। अच्छा,
गुज़श्ता माह 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच इस केस का फैसला महफूज करता है। आज 13 अप्रैल है, तकरीबन एक महीना बनता है। क्या इस एक महीने के दौरान सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया, जिसके दौरान ये जो मामला था ये उसके सामने रखा जाता और इसकी मंजूरी ली जाती और वहां से मंजूरी के बाद ये फैसला जारी किया जाता। अब एक बार फैसला जारी कर दिया गया, फिर ये मामला दोबारा फुल कोर्ट के सामने जाएगा, तो ये जो एक महीने का गैप है, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो इसका जायजा क्यों नहीं लिया, इस पे इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? ये एतराज जैसे कालिफा ईसा साहब ने आज ओपन प्रोसीडिंग में भी उठाया। उन्होंने कहा कि आप कम से कम मुझे ये तो बताएं कि किन जजों ने मेरे हक में फैसला दिया, किसने मेरे खिलाफ फैसला दिया, क्योंकि 27 दिन गुजर चुके हैं और 27 दिन के बाद आपने फैसला किया है। तो उसके ऊपर बेंच के सरबराह जैसे उमरता बंदियाल ने कह दी कि आप दिन ना गिने, ये फैसला करना जो है ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है। लेकिन हमने माजी में ऐसे कई केसेस भी देखे जिनमें बहुत ताख़ीर से फैसले आए। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबा केस की मिसाल हमारे पास मौजूद है, लगभग 6 महीने के बाद वो फैसला आया। ये एक नैब केस में मुझे अच्छी तरह याद है कि उसका फैसला तकरीबन 1.5 साल के बाद तहरीरी फैसला जारी किया गया। जी डस्का उस वाला NA-75 वाला जो बाई इलेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलेक्शन कमीशन का फैसला अपहोल्ड किया, लेकिन अभी तक डिटेल रीजनिंग उसकी नहीं है। हल्की ज़िमनी इलेक्शन हो चुका है। हम देखते हैं कि ये आमतौर पे वो ये चीज़ें सामने आती हैं कि फैसले जो है वो जो है ना कुछ वजूहात या क्या पता कर ये भी हो सकता है कि जुडिशरी का वर्कआउट बहुत ज़्यादा हो, उस वजह से ये डिले होती है। सही। अच्छा, जो इख्तलाफी नोट लिखा गया है, 4 जजेस ने बल्कि 5 ने इख्तलाफी नोट जो है वो इसमें दिया है। अब हमने देखा कि पहले जो जस्टिस मजहर आलम मियां खेल थे वो इख्तलाफी नोट देने वालों में शामिल नहीं थे, अब उनकी जानिब से भी इख्तलाफी नोट दे दिया गया। जजेस वो कौन कौन से हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया और उसमें उन जजेस का क्या कहना है? देखिए, पहले जो मेन केस में जिन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया और बच्चों का मामला FBI को भेजा था, उस मामले पे जिन जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखा या उन्होंने डिसेंट किया, उनमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। अब जो लाइव स्ट्रीमिंग वाले मामले के ऊपर है, इस मौक़िफ़ को काजी फायद ईसा के मौक़िफ़ को जिन जज साहिबान ने एक्सेप्ट किया है, मंजूर किया है, वो 4 जज हैं। जस्टिस मकबूल बाकर पहले भी डिसेंट कर चुके हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह वो पहले भी डिसेंट कर चुके हैं, और इसके अलावा हैं 2 जज और इसमें मजीद ऐड हुए हैं, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अक्सरियती फैसला तो इसका जो है वो जारी कर दिया गया है। नजरसानी दरख्वास्तें जो दायर की गई थी जस्टिस काजी फायद ईसा और मुख्तलिफ वकला तंजीमों की जानिब से, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कल उन पर भी समाअत है। इस तमाम सूरत हाल के बाद आगे क्या होता देख रहे हैं? देखें, जहाँ तक बात यह है कि रिव्यू की, तो एक बात तो अब क्लियर है, आज यानी कल से अब सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू का केस है वो शुरू होगा। सही। बहुत ही अहम और बहुत ही फंडामेंटल एतराज़ है जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया का। उनका ये कहना है कि आपने मुझे सुना नहीं है और मुझे सुने बगैर आपने FBI को भेजा है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अदालती फैसले में 90 बार मेरा नाम लिया गया और ये एतराज़ भी बहुत वैलिड है। अब रिव्यू में जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया को भी सुना जाएगा और दीगर तमाम फरीकैन को भी सुना जाएगा। अच्छा, अब FPR की जो रिपोर्ट है उसमें जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया के ऊपर 35 मिलियन का जो है वो जुर्माना, 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना ऐड किया गया है। अब अगर देखें ना, 3 जज वो थे जिन्होंने, जज साहिबान वो थे जिन्होंने मेजोरिटी के केस में डिसेंट किया है, टोटल 10 की वो है। तो अगर 2 जज साहिबान को जस्टिस काजी फायद ईसा या उनकी अहले खाना जो है वो मजीद कन्विंस करने में कामयाब हो गए तो ये मैच टाई भी हो सकता है, लेकिन 5-5 की रेशो भी हो सकती है, नंबर 1। और अगर 6 अगर उस रिव्यू उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो जो FBI को भेजने का मामला उड़ भी सकता है। अच्छा, इसमें हमने देखा कि जस्टिस यहिया अफरीदी जिन्होंने जो मरकजी केस था सदारती रेफरेंस का, उसमें उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, लेकिन लाइव कवरेज में वो इजाफी नोट दे रहे हैं और अक्सरियती फैसले के साथ है। जबकि जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल जो सदारती रेफरेंस केस का जो फैसला आया था उसमें वो अक्सरियती जो फैसला था उसके साथ थे, अब लाइव कवरेज केस में वो इख्तलाफी नोट दे रहे हैं। तो ये जो पोजीशन कुछ तब्दील होती नजर आ रही है, क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में ये किसी
मजीद कोई जजेस जो है वो इसमें अपनी राय दे सकते हैं और साइड तब्दील कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक जैसे यही आफरीदी साहब की बात है, तो उन्होंने ओपन कोर्ट में भी एक दो दफ़ा इस बात का इजहार किया था कि यू आर अ जज और आप अभी जज हैं और आपने मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस भी बनना है। तो आप जो ये ऑब्जेक्शन जिस तरह के उठा रहे हैं, जब आप बतौर जज बैठेंगे या बतौर चीफ जस्टिस बैठेंगे तो कोई एक फरीक जो है वो आपके ऊपर एतराज़ उठाएगा कि आप बाइस्ड हैं, आप इसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं, आप राय दे चुके हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हमने देखा जो पार्टी फंडिंग वाला केस था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। 5 रुकनी ना 3 रुकनी जो भी हो, जो वो एक बेंच ने सुना, तो बजाय इमरान खान के हक में या खिलाफ फैसला देने के वो जस्टिस काजी फायज़ के खिलाफ फैसला दे दिया गया और उसमें ये कहा गया जी कि जस्टिस काजी फायज़ क्योंकि बाइस थे तो इसलिए जो है वो इस केस को नहीं सुन सकते। और बल्कि ये भी कहा गया कि मुस्तकबिल में भी वज़ीर आज़म या वफाकी वज़रा के हवाले से केस ना सुना। तो ये देखिए ना, इस तरह की हर्डल्स जस्टिस काजी फायज़ को जो है वो मुस्तकबिल में भी पेश आ सकती हैं। तो ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा जस्टिस यही आफरीदी ने एक अपना एक एडिशनल नोट दिया है, लेकिन वो भी डिटेल रीजनिंग नहीं आई, वो बड़ा ही मुख्तसर है, चंद लाइनें उन्होंने लिखी हैं। जब डिटेल रीजनिंग आएंगी तो उसमें देखना होगा कि उनका जो है ना वो इस मामले के ऊपर जो है वो क्या लीगल ओपिनियन है। अच्छा, काजी साहब ने लाइव कवरेज के लिए जो एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की थी, इसमें वो ज़ाती हैसियत में पेश हुए और उन्होंने दलाइल दी। क्या अगर काजी साहब अपने किसी वकील के जरिए ये जो मुकदमा लड़ते तो क्या इसके नताइज कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे या फिर भी इसी तरह का, क्योंकि काजी साहब जज हैं, वकालत छोड़े हुए भी उनको काफ़ी अरसा हो चुका है। आर्गूमेंट्स तो जो उन्होंने दिए वही वकील ने लेने चाहिए। सही, लेकिन ये बात बैरल डिबेट रही इसके ऊपर, जैसे काजी फायज़ साहब को खुद इस पूरे मामले के ऊपर आर्गूमेंट्स नहीं देना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर बात है, अब ये जैसे काजी फायज़ जो हैं उन्होंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आर्गूमेंट करना शुरू नहीं किए। उन्होंने कोर्ट से परमिशन तलब की, कोर्ट ने उनको परमिशन दी और फिर उसके बाद वो आर्गूमेंट देना शुरू हुआ। तो ये एक नया प्रेसिडेंट बना है, तो ये भी ठीक है, अच्छा है। सही। नाजरीन, आज केस के हवाले से जो भी तफसीलात थी वो जाज़ेब अब्बासी के जरिए आपने सुनी। कल जो नजरसानी दरख्वास्तें हैं जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा और वकला तंजीमों की जानिब से सदारती रेफरेंस केस फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, उन पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट इन दरखास्तों की समाअत करेगा। रवां माह गलबन 28 अप्रैल को जस्टिस मंजूर अहमद मलिक भी रिटायर हो रहे हैं और अगले माह गलबन रिटायर हो रहे हैं। उनका तकरीबन कम ही टाइम रह गया है और इस दौरान इस केस की समाअत का मुकम्मल होना और इसकी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है, इंशाल्लाह उस तमाम अपडेट के हवाले से भी आपको हम साथ साथ अपडेट रखेंगे। जो भी मालूमात होंगी केस की समाअत के हवाले से वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। माह रमज़ान भी जो है वो कल शायद पहला रोज़ा हो, तो उसकी वजह से अदालती जो समाअत होती है, जो मुकदमात की जो काज लिस्ट जारी की जाती है, उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो रद्द-बदल किया जाता है। तो देखना है कि क्या इस केस की रोज़ाना समाअत होती है या इसकी कैसे इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट आगे लेकर चलती है। तमाम तरह की जो अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।